नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैड गुरुज नर्सिंग टुडे के लाइव चैनल पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और वही सीरीज जो हम चल रहे थे, जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस, हमने पहले स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक कम्युनिटी का स्टार्ट किया, फिर कुछ मैनेजमेंट के स्टार्ट किए, फिर थोड़ा सा चेंजेस, क्योंकि मोनोटोनस जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग बनाता है। तो आज थोड़ा सा बदलते हुए एक नए पैटर्न पे आए हैं। आगे आपके भी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, जो लोग कर रहे हैं, उसमें एक टॉपिक बहुत कॉमन आता है, वो है इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़े बहुत मैसेज में पढ़ लेता हूँ, जैसे अंशु गुड इवनिंग, दिव्या क्लास स्टार्ट करो सर, बेटा करने वाले हैं जस्ट बस। सोनिया गुड इवनिंग बेटा, रविंद्र प्रणाम, खुश रहो बेटा, स्वस्थ रहो बिल्कुल। आरडी पूनिया गुड इवनिंग बेटा, मनीषा गुड इवनिंग, ठीक है। आप सभी लोग, रश्मि गुड इवनिंग, आयुषी गुड इवनिंग, अपने सारे फ्रेंड्स को बताएं आप। पवन गुड इवनिंग बेटा, लोकेंद्र, ममता गुड इवनिंग, अंकित गुड इवनिंग, सुनीता गुड इवनिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, फटाफट हम क्लास शुरू करने वाले हैं आज की। नितिन वेरी गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। तो अभी बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे, देखते रहेंगे आप लोगों के मैसेज को। चलिए अब हम आ जाते हैं, टॉपिक आपका इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन में बहुत सारे बनते हैं, तो जितने हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं उतने हम करेंगे। और एक दिन का काम नहीं है, ये जो सीरीज है वो चलेगी लंबी, इसमें हम इम्यूनाइजेशन पूरा टॉपिक डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर उमेश रिसर्च की क्लास पहले करवा दो बेटा, बिल्कुल करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों की डिमांड है कि सर थोड़ा सा कम्युनिटी का भी आए, तो इसलिए आज का स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी 2-3 क्लास के बाद वापस रिसर्च है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप लोग कहीं नहीं जाने वाले, हमारा साथ हमेशा रहने वाला है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सारी चीजें हम कवर कराएंगे। अच्छा, मैंने कहा टॉपिक बहुत लेंथी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और मेरे हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। महेश कुमार ने तो आंसर दे भी दिया है, डी, ठीक है। आप लोग आंसर दीजिए। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि, चलिए आप सब लोग, अब गुड इवनिंग बेटा हो गया है, आप फटाफट आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। नेक्स्ट मंथ में एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, बिल्कुल है उमेश, पता है एम्स का जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में 23-28 जून को है। उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। आयुषी ए, विशाल सी, और बच्चों का आंसर फटाफट आंसर दीजिए। विनोद बी, सोफिया सी, दीप्स सी, पूजा, विशाल सी, विशाल, संदीप यादव बी, रविंद्र सी, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी कीजिए। एक्चुअली आंसर आपसे इसलिए मांगे जाते हैं क्योंकि पहले आपने जो आज तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, फिर क्या नया पढ़ेंगे उससे। तो बेसिकली आपकी पहले नॉलेज जानने की जरूरत होती है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप फटाफट अपना आंसर दे दें। और आप में से आंसर बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के आना शुरू हो गए। और ए और सी, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर जो आ रहे हैं वो ए और सी आ रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी आंसर दे रहे हैं। तो पहला आंसर आपका लिखा हुआ है इम्यूनाइजेशन, दूसरा लिखा हुआ है वैक्सीनेशन, तीसरा लिखा हुआ है एटेन्युएशन, और चौथा लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन दिए, और क्वेश्चन आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम बॉडी में वीकेंड पैथोजन, जो वीकेंड पैथोजन है बॉडी में, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो प्रोसेस क्या कहती है। फटाफट आंसर दे रहे हैं आप सब लोग, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और जब फटाफट बताएं। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, आंसर पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्म इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? यदि इम्यूनाइजेशन वर्ड को आप तोड़ेंगे तो ये बना हुआ है इम्यूनिटी से, और इम्यूनिटी जो है वो आपकी बॉडी की क्या होती है? डिफेंस पावर। क्या होती है? डिफेंस पावर, हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता। मैं सिंपली ये कह सकता हूं एंटीजन से लड़ने की क्षमता। हमारी बॉडी में जो भी पैथोजन आएगा, हमारी बॉडी में जो भी एंटीजन आएगा, हमारी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, उससे लड़ने की जो क्षमता है। आप देखिए, मैं इसको अलग स्लाइड पे समझा रहा हूं आपको। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा इम्यूनाइजेशन। क्या लिखा बच्चों? इम्यूनाइजेशन। और मैंने आपको बोला कि इम्यूनाइजेशन का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर इम्यूनाइजेशन का संबंध इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर ऑफ बॉडी, शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता।
इम्यूनिटी कहलाती है। और ध्यान रखिए, ये इम्यूनिटी एक ऐसी प्रोसेस है जो आपकी बॉडी डेवलप करती है, आपकी खुद की बॉडी डेवलप करती है। मतलब इम्यूनिटी हमारी बॉडी के द्वारा पैदा किया जाने वाला एक प्रोसेस है। इम्यूनाइजेशन क्या होगा? जब भी आप कोई भी वैक्सीन, जब भी कोई भी टीका, कोई भी वैक्सीन आप बॉडी में डालेंगे, और जब आप इसको बॉडी में डालेंगे तो बॉडी इसके रेस्पॉन्ड में क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। जैसे रिसेंटली अभी चल रहा है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोविड का वैक्सीन बहुत ज्यादा चल रहा है। और कोविड वैक्सीन जब भी आता है तो बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, लोअर क्वेश्चन होता है, सर मेरी बॉडी में इम्यूनिटी कब डेवलप हो जाएगी? ध्यान रखिए, डॉक्टर बोलता है लगभग 2 वीक के बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ये 2 वीक का समय क्या है? ये 2 वीक का समय इम्यूनाइजेशन का नहीं है। यदि इम्यूनाइजेशन का होता, यदि आप इसको ये बोलते, मतलब एग्जैक्टली आप ये बोलते कि टीका लगाना इम्यूनाइजेशन है, तो आप इम्यूनाइज तो उसी दिन कर चुके जिस दिन आपको टीका लगा दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जिस दिन टीका लगाया उस दिन आपने इम्यूनाइजेशन नहीं किया, आपने तो सिर्फ टीका लगाया है। बॉडी उसके लिए क्या डेवलप करेगी? एंटीबॉडीज। और जिस दिन बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होंगे बच्चों, उस दिन आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? इम्यूनाइज्ड। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वो ऑप्शन दिया गया इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन बाहर से नहीं कर सकते। इम्यूनाइजेशन तो हम एक वैक्सीन लगाते हैं, उसके रिस्पॉन्ड में बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है, वो प्रोसेस कहलाती है इम्यूनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर इम्यूनाइजेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी उसकी एंटीबॉडीज को या इम्यूनिटी को डेवलप करती है। इसका मतलब ये प्रोसेस बॉडी के अंदर होगी। अब आते हैं एटेन्युएशन पे। किस पे आते हैं? एटेन्युएशन में। बीच में वैक्सीनेशन वर्ड छोड़ रहा हूं मैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं एटेन्युएशन। एटेन्युएशन का मतलब क्या होता है? एटेन्युएशन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को कमजोर करना। एटेन्युएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर करना। कमजोर करना मतलब उसकी पावर को, उसकी क्षमता को कमजोर करना। मतलब मैं सीधा ऐसा ये कह सकता हूं कि उसकी पैथोजेनेसिटी को कम करना। पैथोजेनेसिटी क्या होती है? तो यहां पर फिर आपके सामने 3 शब्द आते हैं, गौर से सुनना। इस क्लास में जितनी जितनी बातें मैं बोलूंगा वो सारी की सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। यहां पर हम कह सकते हैं कि आपको यह बताना है कि नॉर्मली आप 3 वर्ड पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं इन्फेक्टिविटी, एक पढ़ते हैं आप पैथोजेनेसिटी, और एक पढ़ते हैं आप वैरुलेंस। ये 3 शब्द आप लोग पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं इन्फेक्टिविटी, दूसरा पढ़ते हैं पैथोजेनेसिटी, और तीसरा वर्ड पढ़ते हैं विरुलेंस। 3 शब्दों की बात कर रहा हूं मैं 3 वर्ड्स की बात कर रहा हूं, और तीनों वर्ड्स को आपको समझना है। हम इन तीनों शब्दों को एक साथ यूज कर लेते हैं, जबकि मेरा कहना है कि तीनों शब्द अलग अलग है। और अलग अलग कैसे, समझ लीजिए। एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है, एक व्यक्ति जो बीमारी से इन्फेक्टेड है, जब ये दूसरे व्यक्तियों से मिलता है, जब इसका कांटेक्ट दूसरे लोगों से होता है। यहां पर आज की डेट में प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग कम्युनिटी पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिक नहीं करता हूं, बट रिसेंटली एक पर्सन जो है कम्युनिटी पढ़ा रहे हैं और उन्होंने इतना गलत स्टेटमेंट दिया है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि यदि आपको कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई भी इंसान अपने मां के पेट से सीख के नहीं आता है। एग्जैक्टली बात यह है कि गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, गलतियां किसी और से भी हो सकती हैं। लेकिन जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर यदि मैं इतने बच्चों को डील कर रहा हूं और इतने बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो ये मान के सुनते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो 100% सही बोल रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहां जो पढ़ते हैं उसी को एग्जाम में लिखकर आते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको इन तीनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। मैंने आपको समझाया, एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, और ये व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है ये कितने लोगों से मिलता है।
बहुत लोगों से मिलता है, और जब ये बहुत लोगों से मिलता है तो डेफिनेटली जब हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, एमओटी का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब बीमारी का एजेंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं, वो सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। तो मेरा प्रश्न यहां पर यह था कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है, और जब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है तो ये तो कहलाएगा सोर्स। क्या कहलाएगा, सोर्स। द वर्ड कॉल्ड सोर्स, इसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स। और जिसको बीमारी मिलेगी वो क्या कहलाएगा, होस्ट। क्या कहलाएगा, होस्ट। तो ये तो हो गया सोर्स और ये हो गया होस्ट, और बीमारी इससे इस तक पहुंच रही है। बीमारी इससे इस तक जिस रास्ते से पहुंच रही है, जिस तरीके से पहुंच रही है, इसका मतलब वो क्या कहलाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप लोगों को पता है कि साहब ड्रॉपलेट भी हो सकता है। मतलब यदि मैं कैटेगराइज करूं तो ये क्लास अलग से हो जाएगी, उसको हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। तो मैंने कहा बीमारी यहां से यहां जा रही है। अब आपको यह समझना है कि जब इसके होस्ट सोर्स के कांटेक्ट में आता है तो इसको बीमारी मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी बेस्ट पॉसिबिलिटी है। एक बीमारी आपके सामने है कोविड, है कि नहीं, और एक बीमारी आपके सामने मान लीजिए मैंने कहा टीबी। गौर से सुनना, मैंने बोला कोविड और मैंने बोला टीबी, ये दोनों बीमारियां रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है। अब मेरी बात को गौर से समझना, एक व्यक्ति जो टीबी का है, गौर से सुनना इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आई थी। एक व्यक्ति जो टीबी से इंफेक्टेड है, स्मीयर पॉजिटिव टीबी है, ये एक साल में कितने नए पेशेंट तैयार करता है। मेरा प्रश्न सुनना, एक व्यक्ति जो स्मीयर पॉजिटिव टीबी से इंफेक्टेड है और जहां पर मैं बात कर रहा हूं इसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, ये डॉट्स थेरेपी पर नहीं है, और ये एक साल में कितने नए पेशेंट तैयार कर सकता है, तो आपका जवाब आएगा बच्चों 10 से 15। कितने पेशेंट तैयार कर सकता है, 10 से 15। लेकिन अब गौर से सुनना, सुनना नहीं, आप तो अपना आईक्यू यूज करना। एक कोविड का पेशेंट यदि वो इन्फेक्टेड है तो वो एक दिन में कितने पेशेंट तैयार कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं यहाँ पे एक साल पूछ रहा हूं और मैं यहाँ पे एक दिन पूछ रहा हूं, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये एक साल में तो हजारों पेशेंट तैयार कर देगा, ये तो एक दिन में ही 10 से 15 पेशेंट तैयार कर देगा। मतलब एक व्यक्ति यदि घर में पॉजिटिव आ जाता है तो इसके सारे घर वालों के पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस लाइन को गौर से ध्यान रखना कि कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में जितने लोग आए उनको बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर यह बोल रहा हूं कि पूरे एक साल में जाके वो कितने पेशेंट तैयार कर रहा है, 10 से 15। बताइए कौन सी बीमारी की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, तो आपका जवाब आएगा कोविड। इन्फेक्टिविटी का मतलब ही होता है कि एक व्यक्ति जो एक बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के चांसेस कितने होते हैं, वो कहलाती है इन्फेक्टिविटी रेट, और इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब है एक व्यक्ति एक समय में कितने लोगों को इंफेक्शन दे सकता है। ये तो हो गया इन्फेक्टिविटी। दूसरा वर्ड है पैथोजेनेसिटी। अब यहां पर ये वर्ड कहलाता है, इस वर्ड को गौर से देखो, पैथो का मतलब होता है डिजीज। क्या मतलब होता है पैथो का, डिजीज। और जेनेसिटी का मतलब होता है पैदा करना। क्या करना, पैदा करना। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में एजेंट तो आ जाता है लेकिन उसको डिजीज प्रोड्यूस करने में समय लगता है, डिजीज प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेप्रोसी। लेप्रोसी की इन्फेक्टिविटी, लेप्रोसी का मतलब है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग की इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको पहले छुआछूत की बीमारी कहते थे। तो जहां पर लेप्रोसी है उसकी इन्फेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी पैथोजेनेसिटी बहुत कम है।
इसलिए कई बार 3 से 5 साल और कई बार तो 10 साल से ज्यादा समय लग जाता है उसके सिम्टम्स को आने में। तो पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है बीमारी पैदा करने की क्षमता। इन्फेक्टिविटी का मतलब क्या बताया? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बीमारी जाने की क्षमता, इन्फेक्टिविटी। एक व्यक्ति में एजेंट आने के बाद बीमारी प्रोड्यूस होने की क्षमता, पैथोजेनिसिटी। और तीसरा वर्ड जो मैं यहां पे बात करने वाला हूं वो है वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब होता है किलिंग पावर, मारने की क्षमता। तो क्या बोलते हैं? मारने की क्षमता। आपके सामने 2 वायरस लिख रहा हूं। एक तो मैंने लिखा रेब्डो वायरस। आप सब लोग जानते हैं रेब्डो वायरस कौन सी बीमारी को पैदा करता है? आपका जवाब होगा रेबीज। रेब्डो वायरस किसको पैदा करता है? रेबीज को। और यदि मैं आपसे बात करूं वेरिसेला जोस्टर, तो आपका जवाब होगा चिकन पॉक्स। क्या बोलेंगे आप? चिकन पॉक्स। रेब्डो वायरस बीमारी पैदा करता है बच्चों कौन सी? रेबीज। और वेरिसेला जोस्टर कौन सी करता है? चिकन पॉक्स। मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए रेब्डो वायरस की विरुलेंस ज्यादा है कि वेरिसेला जोस्टर की? तो आप कहेंगे सर रेब्डो वायरस की तो विरुलेंस लगभग 100% है। जिसको रेबीज हो गया उसकी मृत्यु लगभग निश्चित है, वो मरेगा। लेकिन वेरिसेला जोस्टर की तो मॉर्टेलिटी बहुत कम है, 1% से भी बहुत कम है। इसका मतलब वायरुलेंस किसकी ज्यादा है? रेब्डो वायरस की। 3 टर्म बता दिए, फटाफट आप लोग बोलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेक्टिविटी? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाने की बीमारी की जो दर है वो क्या कहलाती है? इन्फेक्टिविटी। जो हम बीमारी को फैला रहे हैं, जैसे कोविड फैल रहा है ना, हम दोष कर रहे हैं दुनिया वालों पे, सरकार पे, उन्होंने ये नहीं किया, डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, जबकि जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम है। इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। दूसरा टर्म होता है पैथोजेनिसिटी, बीमारी पैदा होने की क्षमता। एजेंट के आने के बाद बीमारी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, सिम्टम्स आते हैं, वो कहलाती है पैथोजेनिसिटी। और तीसरा टर्म मैंने आपको बोला वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब होता है किलिंग पावर, मारने की क्षमता। यदि बीमारी हो गई तो उसके मरने के चांसेस कितने % है, वो आपका कहलाएगा वायरुलेंस। तो यहां पर जो मैंने आपको बोला एटेन्युएशन, देखिए एटेन्युएशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी वैक्सीन को लगाएंगे और आप मान लीजिए उसका लाइव एजेंट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? लाइव एजेंट। वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आज की क्लास में बताऊंगा आपको, लेकिन लाइव एजेंट यूज कर रहे हैं और इस लाइव एजेंट को आप ह्यूमन बॉडी में डाल दोगे तो उसको बीमारी होगी कि नहीं होगी बच्चों? डेफिनेटली बीमारी होगी। इसका मतलब लाइव एजेंट को यदि किसी ह्यूमन बॉडी में डालना है तो उसको कमजोर करना पड़ेगा, उसको कमजोर करना पड़ेगा, उसको क्षीण करना पड़ेगा, उसकी पैथोजेनिसिटी को घटाना पड़ेगा। और जब उसकी पैथोजेनिसिटी को आप घटाते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एटेन्युएशन। किसी भी एजेंट की पैथोजेनिसिटी को घटाना क्या कहलाता है? एटेन्युएशन। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको इम्यूनाइजेशन का मतलब बताया, मैंने आपको एटेन्युएशन का मतलब बताया। अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। वो कह रहा है किसी इंसान के शरीर में वीकेंड पैथोजन को डालना, वीकेंड पैथोजन बनाना नहीं। यहां पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। यदि मैं कहता द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ वीकेंड पैथोजन, यदि मैं आपसे बोला वीकेंड पैथोजन को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फिर भी आप कहां जा सकते थे? एटेन्युएशन पर। लेकिन ये कह रहा है इंट्रोडक्शन, मतलब आप एटेन्युएशन तो कर चुके हो, अब इसको बॉडी में डाल रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो बच्चों? टीका लगा रहे हो। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी। यहां पे राइट आंसर बी आएगा। हाँ जी, अब बताइए दृष्टि जोशी, आप लोगों की अलग ही राजनीति चलती रहती है, स्पेशली मेरी क्लास में विशेष चलती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे वेल विशर बहुत ज्यादा है, बट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ध्यान ना दें, आप सिर्फ यहां पे ध्यान दें, क्योंकि जितना मेहनत से हम आप लोगों के लिए देना चाहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहां पर देखें,
मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, वैक्सीनेशन। तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। क्या बोलेंगे, वैक्सीनेशन। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज हम सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर पाएंगे क्योंकि टाइम उसी में पूरा हो जाएगा। फिर हम आगे शेड्यूल की बात भी करेंगे, रूट्स की बात भी करेंगे, डोज की बात भी करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पहला वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप किया गया। आंसर मैक्सिमम बच्चों के सही आने वाले हैं, आंसर मैक्सिमम बच्चों के सही आने वाले हैं, लेकिन इनमें हम और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो राज अभी बाकी है। आंसर दीजिए, फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पहला ऑप्शन लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन कार्ल लैंडिस्टर और फोर्थ ऑप्शन जोसेफ मिस्टर। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए और आंसर आना शुरू हो जाएगा फटाफट। बी, भरत ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। विश्राम ए, रामवीर बी, रविंद्र बी। रविंद्र आप ध्यान मत दीजिए, आप तो कंटिन्यूअसली कंसंट्रेट कीजिए। मैक्सिमम बच्चों के आंसर बी हैं, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर ए भी हैं, मतलब ए और बी दो ही चीजें हैं। कुछ ने तो ये भी लिखा है कि कौन सा वैक्सीन बना दिया, वेरी गुड। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन बहुत सीधा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बारे में जो आगे पढ़ने वाले हैं वो निश्चित रूप से हमारे लिए काम का है। फटाफट देखिए, मैंने आपसे कहा कि एग्जैक्टली यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पहला वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप किया गया। आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये चार महानुभाव कौन कौन है, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। समझ लीजिए, अब आपके काम की चीज है। आंसर तो हम लोग आपको डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लुई पास्चर की। लुई पास्चर वो थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन, जो मतलब कह सकते हैं कि वैक्सीन जो टर्म है उसके बारे में बताया। यदि आपसे पूछा जाए कि वैक्सीन टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया, तो आपका जवाब होगा लुई पास्चर। The first vaccine term was used by लुई पास्चर, और लुई पास्चर ने सबसे पहला वैक्सीन जो बनाया वो किसके लिए बनाया, रेबीज के लिए। किसके लिए बनाया, रेबीज के लिए, और बाद में इन्होंने बनाया एंथ्रेक्स के लिए। तो पहला वैक्सीन इनके द्वारा कौन सा बनाया गया, रेबीज में, जो 1885 में बनाया गया। 1885 में वैक्सीन बनाया, और वैक्सीन टर्म सबसे पहले लुई पास्चर ने डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आपको इसके अंदर दो चीजें पता लग गई। वैक्सीन टर्म किसने बताया, लुई पास्चर ने। सबसे पहला इन्होंने कौन सा वैक्सीन बताया, रेबीज, 1885 में। उसके बाद बात करते हैं कार्ल लैंडिस्टर की। बताइए फटाफट, कार्ल लैंडिस्टर ने क्या किया, बताइए फटाफट। कार्ल लैंडिस्टर का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बिल्कुल ये आप लुई पास्चर के लिए बोल सकते हैं। आगे बताइए सर, इंडिया की कौन कौन सी वैक्सीन है। आपको इसकी लिस्ट जो है वो पूरी विद ईयर आपको बता दी जाएगी कि कौन सी वैक्सीन कब आई, इंडिया ने कब उसको इन्वेंट किया, वो आपको बता दिया जाएगा। लुई पास्चर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आगे चलिए, वीरेंद्र बिल्कुल सही आंसर दिया है। कार्ल लैंडिस्टर ने किसके बारे में बताया, ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बताया, ब्लड ग्रुप के बारे में। आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आप बोलेंगे कार्ल लैंडिस्टर ने। तो यहां पर आपका आंसर ये नहीं है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरा, जोसेफ मिस्टर। जोसेफ मिस्टर के बारे में कितने लोग जानते हैं, फटाफट बताइए। जोसेफ मिस्टर के बारे में कितने लोग जानते हैं। बिल्कुल सही है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसके बारे में बताया। समता बिल्कुल ठीक है, सोफिया बिल्कुल ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। अब बताइए लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है, जोसेफ मिस्टर, इसका नाम किस कंट्रीब्यूशन में लिया जाता है, बताइए फटाफट। ब्लड ग्रुप, मोनिका बिल्कुल ठीक है, रोशनी ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही है। आपको जब कार्ल से पूछा जाए तो आप इमीडिएटली कहेंगे कि ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। यहाँ पे चौथा जो पर्सन है जोसेफ, अब मेरा क्वेश्चन उसके बारे में है कि बताइए कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया। नो आइडिया, रविंद्र ने कहा नो आइडिया। और कोई बताइए, एंटीसेप्टिक, स्टरलाइजेशन, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, वेरी गुड। आगे देखिए, ध्यान रखना
जो लुई पास्चर ने जो फर्स्ट वैक्सीन बनाया था रेबीज का, वो किस पर यूज किया था? जो वैक्सीन का पहला स्लॉट इनोक्यूलेशन, फर्स्ट इनोक्यूलेशन ऑफ रेबीज किस पर यूज किया गया? तो आपका जवाब आएगा जोसेफ मिस्टर। जोसेफ मिस्टर जो है ये वो है जिनको बचपन में एक कुत्ते ने बहुत सीवियरली बाइट कर दिया था, और लुई पास्चर ने अपने वैक्सीन का पहला इनोक्यूलेशन जो फर्स्ट वैक्सीन बनाया था वो यहां पर इन्होंने जोसेफ मिस्टर को दिया, और बाद में इन्होंने फिर स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात की। तो एग्जैक्टली ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, और ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर है एडवर्ड जेनर। अब हम बात करते हैं मिस्टर एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? एक्चुअली एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने एक स्टडी देखी कि जो भी लोग जिनको काउपॉक्स इंफेक्शन हो चुका है, जिन लोगों को काउपॉक्स इंफेक्शन हो चुका है, उनको स्मॉल पॉक्स का इंफेक्शन परेशान नहीं करता है। वापस समझना, काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स? तो आप कहेंगे वेरियोला। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? वेरियोला। दो प्रकार का होता है, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर। खत्म हो चुकी बीमारी। एकमात्र बीमारी जो पूरे विश्व से इरेडिकेट हो चुकी है, केवल एक ऐसी बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेटेड हो चुकी है, उसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। अब मैंने आपसे कहा कि स्मॉल पॉक्स का वेरियोला है और काउपॉक्स यहां पर जो था, तो एडवर्ड जेनर ने जो ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो चुका है उनको स्मॉल पॉक्स परेशान नहीं करता, तो उसने इस चीज को कोरिलेट किया। उसने कहा कि यदि काउपॉक्स का इंफेक्शन हो गया, इसका मतलब बॉडी में क्या बन गई है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज बन गई है तो ये एंटीबॉडीज उसके सिमिलर इंफेक्शन को बचाती है, और इसीलिए 1796 में उसने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन पे काम किया, और उसके बाद 1798 में उसने पहला वैक्सीन डेवलप कर दिया। लेकिन वैक्सीन टर्म यूज नहीं किया उसने। पहला वैक्सीन जो था वो उसने डेवलप कर दिया, लेकिन उसने वैक्सीन टर्म यूज नहीं किया। पहला वैक्सीन उसने बनाया 1798 में, लेकिन अभी तक उसने वैक्सीन टर्म यूज नहीं किया था। उसने ये कहा कि जिन व्यक्तियों का काउपॉक्स से एक्सपोज हो चुका है, जिन व्यक्तियों को काउपॉक्स का इंफेक्शन पहले मिल चुका है, उनको स्मॉल पॉक्स परेशान नहीं करता। स्मॉल पॉक्स होती है बड़ी माता, तो बड़ी माता उनको परेशान नहीं करती है। लेकिन उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि इन दोनों का एंटीजेनिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। इसका मतलब जिसको इसका इंफेक्शन हुआ उसकी बॉडी में क्या बन गई? एंटीबॉडीज। और जैसे उसको स्मॉल पॉक्स का इंफेक्शन मिला तो निश्चित रूप से क्या हुआ? उसने उस इंफेक्शन को पहले से ही ओवरकम कर दिया, इसलिए उसको इंफेक्शन नहीं हुआ। 1796 में उसने इसके बारे में बताया और 1798 में वैक्सीन डेवलप किया। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, अब इसका जवाब दे। मैं कह रहा हूं जानने के लिए बहुत कुछ है, और आप लोग यदि यहां पे बैठे हैं 1-1.5 घंटा जो आपकी क्लास होती है, उन सारी चीजों को छोड़ के बैठिए। सर आप तो सिर्फ सबकी सब यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। 1.5 घंटे में गारंटी देता हूं आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कहेंगे कुछ मिला, आज हमें कुछ हासिल हुआ। तो आप इस चीज को यूटिलाइज कीजिए। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय एडवर्ड जेनर was बेसिकली, क्वेश्चन ये है कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने प्रिपेयर किया वो एग्जैक्टली क्या था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सुन लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है लाइव वायरस वैक्सीन। ऑप्शन दूसरा कह रहा है लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। तीसरा कह रहा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, और चौथा कह रहा है टॉक्सॉइड।
आपके सामने 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ आपको जवाब देना है और फटाफट जवाब देना है। जल्दी जवाब दीजिए। जी जी, बिल्कुल आंसर देना स्टार्ट कीजिए। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड इन 1980 इन इंडिया। गलत। आरती, भारत में इरेडिकेट हो गया था 1977, इंडिया में 1977 में हो गया था। जबकि विश्व का क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे बच्चों 8 मई 1980। तो आपने जो 1980 लिखा है बेटा वो वर्ल्ड का है, इंडिया का तो 77 में ही हो गया था। ठीक है, अब आप जल्दी आ जाइए, फटाफट आंसर दीजिए। बी, बी लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी आ रहा है। एक कुलदीप ने ए दिया है और भीम ने, आयुषी ने सी दिया है। बाकी सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बी दे रहे हैं। शिल्पा ने भी सी दिया है, बेबी बेबी बी, नितिन बी। यहां पर देखिए मैक्सिमम बच्चों के आंसर बी आ रहे हैं, मतलब आप लोगों का आंसर क्या है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जिस वक्त एडवर्ड जेनर जी थे उस वक्त तो एटेन्युएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। एटेन्युएशन वर्ड को जानते ही नहीं थे वो। एग्जैक्टली मैंने कहा ना, वैक्सीन टर्म को वो नहीं जानते थे। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या है, लाइव वायरस वैक्सीन। मैं आपको इतना बता दूं, जो काउ पॉक्स का जो लाइव वायरस था ना, वही बॉडी में इंसर्ट किया गया था। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये तो बाद में आए। उसने तो क्या किया था, जो काउ पॉक्स का लाइव वायरस था उसी को बॉडी में इनोकुलेट कर दिया, क्योंकि ये लेस पैथोजेनिक था। ये क्या था, लेस पैथोजेनिक। और चूंकि लेस पैथोजेनिक था तो बीमारी पैदा नहीं करता था, लेकिन बॉडी में जाके किसको डेवलप करता था, एंटीबॉडी को। इसीलिए आपका आंसर यहां पर क्या आएगा, लाइव वायरस वैक्सीन। मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर दिया, पर यह ध्यान रखिए कि बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर ये तो सब लुई पास्चर के बाद शुरू हुए। लाइव वायरस वैक्सीन था, काउ पॉक्स का जिंदा वायरस उन्होंने बॉडी में इंजेक्ट किया और उसको इंजेक्ट करने के बाद एंटीबॉडीज बनी, और उसके बाद जब उसको स्मॉल पॉक्स से एक्सपोज किया गया तो उसको इंफेक्शन नहीं हुआ। और इंफेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब समझ में आ गया कि बॉडी ने क्या बना ली है, एंटीबॉडीज। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब जो था बच्चों, समझाने का जो मतलब था आप लोगों को, वो यही था कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। 1798 में पहला वैक्सीन प्रिपेयर कर दिया। अरे एटलीस्ट उसने बताया तो सही कि हम बीमारी से ऐसे बच सकते हैं। और आज देखिए कि हमको वैक्सीन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सब लोग घुमा दिया क्वेश्चन बेटा, घुमाया इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर जब आपको घुमाए तो एटलीस्ट आपको पता रहे कि वो कहां घुमा सकता है। हम तो आपको घुमा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आ जाइए। द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। मैंने कहा ना, इतना कुछ है बताने के लिए कि जब आप इन चीजों को सुनेंगे, जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। यहां पर क्वेश्चन डाल दिया, द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन किसने दिया, गौर से देखना, कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन किसने दिया। मैं आपको बता चुका हूं कि कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन सबसे पहले किसने दिया, तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था। और वो क्या बताया था, लुई पास्चर। क्या बताया था, लुई पास्चर। मैंने आपको लुई पास्चर आंसर बताया था कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन। और यही वजह है कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर ए आ रहा है, लेकिन नरेश ने बी दिया है, शिखा ने बी दिया है, और यहां पर दृष्टि ए, प्रियंका यादव ने ए दिया है, विशाल ने ए दिया है, शिल्पा ए दे रही है। जो बच्चे मैक्सिमम ए आंसर दे रहे हैं लुई पास्चर। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का आंसर जो ए है वो गलत है। यदि मैं कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन पूछता तो आपका आंसर ए आएगा, लेकिन मैंने कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन पूछा है। वैक्सीनेशन का मतलब प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब कोई भी पैथोजन को डालने की जो पावर है, जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है। और ये किसने दिया, एडवर्ड जेनर ने। राइट आंसर क्या आएगा, एडवर्ड जेनर। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है उन्होंने इसको देख के आंसर दिया है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। खाना बनाना और खाने का सामान। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि ये आटा होता है। चपाती मैंने बना दी,
मैंने चपाती आज से 10 साल पहले बना दी, लेकिन 10 साल के बाद किसी ने बताया इसका नाम आटा है। आटा नाम बताने वाला लुई पास्चर है, लेकिन सबसे पहले चपाती बनाने वाला कौन था? एडवर्ड जेनर। तो कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा एडवर्ड जेनर, जबकि कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा लुई पास्चर। आप ये चीज ध्यान रखें कि जो वैक्सीन है उसका कंसेप्ट जो था वो दिया किसने? मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, यहां पर समझना है। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आप ये देखिए कि इन क्वेश्चंस को यदि बाय द वे किसी एग्जाम में दे दिया जाए और वहां से निकलने के बाद जो बच्चों के फीडबैक होते हैं, मैं आपको बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक पेपर हुआ था एमपीसीएचओ का आज से लगभग 2 साल पहले, और जब पेपर हुआ तो पेपर होने के बाद जब बच्चे बाहर आए, एक छोटा सा एग्जांपल है कि वहां पर जब पेपर देके बच्चे बाहर आए तो बच्चों ने कहा सर बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था, और इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 80 अब हो जाएगी, 80 से ऊपर जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं उसकी कट ऑफ गई थी 56, आज से 2-3 साल पहले की बात है, 56 एग्जैक्टली। एक बार जोधपुर एम्स के पेपर में, उसमें भोपाल एम्स के पेपर में 32 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के आ गए थे। आप ये चीज मान के बात ध्यान रखें, हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, और इसीलिए इन चीजों को दूर करने के लिए, आपके डाउट्स को हटाने के लिए हम इन चीजों को लेकर आते हैं। तो यहां पर देखिए आपका आंसर आएगा बी। बाकी ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोगों का आना चाहिए और फटाफट आना चाहिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूं। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, आप लोग जल्दी बताइए, और मैं इसको मानता हूं कि 10 सेकंड में आपके मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं आप लोगों को। फटाफट आंसर आ जाएंगे। सुनीता ए, राकेश, गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद वहां पर रहते हैं और दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाई देते हैं। बेटा थैंक यू, एटलीस्ट मुझे इस बात से खुशी होती है कि आप जिस बच्चे को यहां पर प्लेटफॉर्म पे मैं अच्छा कमेंट करते देखता हूं, मैं इतना मानता हूं कि वो हर प्लेटफॉर्म पे सही कमेंट करता होगा। आपके बोलने से, गलत बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी जो मेंटेलिटी है वो डेफिनेटली हेल्दी होनी चाहिए। देखिए फटाफट आंसर आ रहे हैं, और मैंने कहा था कि सबके आंसर सही आएंगे, यही प्रयास रहता है। मेरा जो लास्ट सेशन हुआ था वो भी यही था, एक भी बच्चे ने अभी तक गलत जवाब नहीं दिया है, सारे बच्चों के 100/100 है। मतलब जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं पूरे के पूरे सही है, 100/100। इसे कहते हैं सबसे बड़ा मतलब। यहां पर आप लोगों को लाइक होना चाहिए, आप लोगों को लाइक ठोकना चाहिए। आप लोग लाइक नहीं ठोकते हो, 216 220 लोग लाइव है, लाइक है अभी तक, लेकिन आप लोगों ने जो आंसर दिया इसका मतलब आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया। ये 3 टर्म, 3 नहीं 4 टर्म आपको बता देंगी। देखो विरुलेंस रिडक्शन, अब कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है, विरुलेंस रिडक्शन और एटेन्युएशन। यहां पर 2 शब्द दे दिए, आपको एग्जामिनर क्या करना है, घुमा रहा है। वैक्सीनेशन आपको समझा दिया, इम्यूनाइज समझा दिया, अब इन दोनों को बता देता हूं। एटेन्युएशन हमेशा बाहर की प्रक्रिया, मतलब इसमें क्लियर पता है कि आप इंसान के शरीर से बाहर उसको कर रहे हैं। लेकिन वायरुलेंस रिडक्शन अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी भी पेशेंट को खांसी स्टार्ट होती है। आज की प्रॉब्लम क्या है, आज कोई व्यक्ति कैसा, मुझे खांसी है, हल्का सा बुखार है, डॉक्टर क्या करता है, इमीडिएटली उसको कोविड सस्पेक्टेड मान के डॉक्सीसाइक्लिन शुरू कर देता है। आप मानते हैं इस बात को, वो तुरंत एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर देगा, डॉक्सीसाइक्लिन शुरू कर देगा, विटामिन सी और जिंक स्टार्ट कर देगा। यही बेसिक ट्रीटमेंट है। इसका मोटिव क्या है, यदि कोई पैथोजन चला भी गया तो उसको बॉडी में क्या करते हैं हम, उसको कहीं ना कहीं बॉडी में। सोनू कुशवाहा सर, मैंने कल आपको सिलेबस भेजा था, उसके बारे में कुछ सोचना है प्लीज सर। बिल्कुल बेटा, आपको जो आपने मुझे भेजा था वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, और वो बहुत सिंपल पेपर है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये सारी की सारी चीजें कवर होती है, और वही चीजें हम यहाँ भी कवर कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला कि वायरुलेंस रिडक्शन बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट, आपसे पूछा जाए द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द डिसइंफेक्टिंग द कोविड-19 या HIV, तो आपका जवाब होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। होता है कि नहीं होता, इसका मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या करता है, इसकी वायरुलेंस को खत्म करता है, रिड्यूस करता है।
लेकिन मैंने जब एटेन्युएशन बोल दिया, इसका मतलब ये तो वैक्सीन से रिलेटेड ही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पैथोजेंस को कम करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? एटेन्युएशन। क्या कहलाती है? एटेन्युएशन। फटाफट आइए अगला क्वेश्चन, जल्दी जवाब दीजिए। ए वैक्सीन कैन बी, आंसर स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है दिव्या, कोई कोचिंग कोई भी टीचर वेंटिलेटर मोड पे नहीं होता है। हर टीचर अपनी क्वालिटी रखता है, हर टीचर अपनी मेहनत से पढ़ाता है। अध्यापक जो बन गया निश्चित रूप से वो सम्मान के काबिल है, इसलिए कभी भी किसी के लिए कोई बात नहीं। वक्त है, वक्त आज किसी और का है, कल किसी और का होगा, ये बदलता रहता है। बस फर्क इतना सा है कि हमेशा आपको अच्छा रहना चाहिए जब भी आप रहे। तो इसलिए यहां पर देखिए, हाँ फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। डी, डी आंसर दिया है। ए वैक्सीन कैन बी, सबसे पहला आंसर आया विक्की चौधरी का, डी। उसके बाद आंसर स्टार्ट हो गए। भरत, सुनीत, मैंने कहा ना क्वेश्चन जो आपको दूंगा वो बिल्कुल सिंपल होगा। प्रियंका दहिया ए, डी, सी, राजीव डी, शिखा, प्रेरणा डी, प्रियंका, संगीता, गिरिराज, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है क्वेश्चन सिंपल हो, हमें उनके ऑप्शंस के बारे में जानना है। फटाफट आंसर दीजिए डी। मैक्सिमम बच्चों का, लगभग 80% बच्चों का जो आंसर है वो डी है। अब मैं आपको समझा देता हूं, समझिए। मैं यहाँ पे आपको वैक्सीन के टाइप पढ़ा रहा हूं, आप लोग अपनी पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि जो सामने स्क्रीन पे आएगा आपको इमीडिएटली उसको नोट डाउन करना है। मैं फिर कह रहा हूं, जो कंटेंट मैं सामने लिखने वाला हूं या सामने आपको शो करने वाला हूं, प्लीज उसको अपनी कॉपी में डिक्टेट करें, अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इसलिए अपनी कॉपी पेन को साथ लेके बैठे, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो यहां पर CHN की क्लास फ्री हो, कोर्स करवा दो फ्री। बेटा देख, जितना मैं करवा सकता हूं मैं रूटीनली पढ़ा रहा हूं, और डेफिनेटली हम पढ़ा रहे हैं, और सच में आपको जो चीजें बोल रहा हूं वो सब चीजें आपको पढ़ाने का मोटिव है। मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जो बेसिक है, ठीक है। पेन कॉपी निकालिए। मैंने कहा ए वैक्सीन कैन बी, एक टीका क्या हो सकता है? पहला, एक एंटीजेनिक प्रोटीन हो सकता है, एक वीकेंड पैथोजन हो सकता है, एक लाइव एटेन्युएटेड पैथोजन हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत नहीं घुमाया, ये जैसा एग्जाम में आया था वैसा की वैसा परोस दिया मैंने आपको। मैंने वीकेंड पैथोजन लिखा और लाइव एटेन्युएटेड लिखा, इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एग्जैक्टली मेरे माइंड में एक चीज आएगी कि वैक्सीन होती कितने प्रकार की है। आपके दिमाग में यह आएगा कि वैक्सीन होती कितने प्रकार की है, और वही टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों कि वैक्सीन होती कितने प्रकार की है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि पेन कॉपी लेके बैठिए, जितने प्रकार के वैक्सीन बता रहा हूं और उनके एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूं, ये आपको अपनी कॉपी में छाप लेने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा किल्ड वैक्सीन की। किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड का मतलब होता है मरा हुआ, किल्ड का मतलब क्या होता है? मरा हुआ, ठीक है। यहां पर उसका मतलब मरा हुआ है या उसको इनएक्टिवेट कर दिया है। जो भी वायरस था, जो भी पैथोजन था, आपने उसको इनएक्टिवेट कर दिया। समझना ये क्या कहना चाहता है? पैथोजन्स, पैथोजन्स क्या होते हैं? बीमारी पैदा करने वाले रोगाणु। पैथोजन्स क्या है? रोगाणु। अब ये चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगाई हो, जो भी आपका है, ठीक है। पैथोजन इज किल्ड बाय, पैथोजन को मार दिया, हीट से मार दिया, केमिकल से मार दिया, और आपका बस चला तो आपने गला दबा के मार दिया, उसको पकड़ा और गला दबा दिया उसका, या ऊपर छत से फेंक दिया, कुछ भी किया, आपने उसको मार दिया। किसी भी प्रकार से मारा था, इतने ताने मार दिए, यहाँ पे ताने मार रहे थे मेरे को, वैसे आपने उसको इतने ताने मार दिए कि वो तानों से मर गया। तो यहां पर पैथोजन इज किल्ड, पैथोजन मर गया है, या तो उसको हीट से मारा गया है, या उसको केमिकल से मारा गया है, और उसको मारने से उसका प्रोटीन, उसके एंजाइम क्या हो गए? डीनेचर हो गए। मतलब आप समझो बिगड़ गए, खत्म हो गए। आज कोई भी एंटीजन होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो यहां पर उसका जो एंजाइम था वो खत्म हो गया, और जब एंजाइम खत्म हो गया तो उसकी पैथोजेनिसिटी अपने आप क्या हो गई? खत्म हो गई। उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई, समझना। हाँ रश्मि बिल्कुल सही है, गला दबा दो, कैसे भी मारो, मारना है हमें, उसको मारना है, क्योंकि जिंदा रहा तो परेशान करेगा, ठीक है। आज मेरा बस चले तो इस पूरे वर्ल्ड में जितने कोविड वायरस है ना, जितना भी SARS-CoV-2 है, उसको गला दबा के मार दो। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारी खत्म हो। सो द डेड पैथोजन
विल नॉट कॉज द डिजीज। एक एक लाइन को समझा रहा हूं, जो बच्चे समझ सकते हैं समझिए। मैंने कहा आपने रोगाणु को हीट से या केमिकल से मार दिया, जिससे उसका एंजाइम बिगड़ गया, उसका एंजाइम खत्म हो गया, और जो डेड पैथोजन है अब वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता तो आपने खत्म कर दी, तो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन ये एंटीजेनिक साइट पे जाके, सरफेस पे जाके बाइंड हो सकता है, सरफेस पे जाके बाइंड हो सकता है। और जब सरफेस पे जाके बाइंड हो जाएगा तो निश्चित रूप से बॉडी क्या बना देगी, बी और टी लिम्फोसाइट्स। समझना मेरी बात को, आपने उसको मार दिया, उसके एंजाइम को खत्म कर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि डिजीज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो लाश है, उसका जो मुर्दा शरीर है, वो मुर्दा शरीर जो है वो एंटीजेनिक साइट की तरह काम करेगा। और जब ये एंटीजेनिक साइट हमारी बॉडी में सरफेस पे आके कनेक्ट होगी तो किसका डेवलपमेंट होगा, बी और टी लिम्फोसाइट्स का। और जब बी और टी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होगा तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी में क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज बनेंगी रेसिपिएंट में, रेसिपिएंट मतलब मनुष्य में, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनेगी। और इसीलिए यहां पर पैथोजन कभी भी इंफेक्शन कॉज नहीं कर सकता, लेकिन डिजीज से लड़ने की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है। मेरी बात को गौर से समझना, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना भी है और समझना भी है। मैंने ये कहा कि पैथोजन को, जो बीमारी का पैथोजन है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एग्जांपल दे रहा हूं। आपने एक वैक्सीन का नाम सुना होगा, साग। साग कौन सी वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन। पोलियो में दो वैक्सीन होती है, साग और साबिन। साबिन जो होती है वो तो लाइव होती है, साग जो होती है वो इनएक्टिवेटेड होती है। ये जो साग वैक्सीन है, इसमें डेफिनेटली पोलियो वायरस है। क्या है इसके अंदर, पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस में कितने स्ट्रेन होते हैं, पोलियो वायरस में 3 स्ट्रेन होते हैं, पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2 और पोलियो वायरस 3। 3 पोलियो वायरस है, और इसमें से पोलियो वायरस 2 क्या हो चुका है, खत्म, इरेडिकेट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि रिसेंटली कौन से वैक्सीन को ट्राईवैलेंट से कौन से वैक्सीन को ट्राईवैलेंट से बाईवैलेंट में कन्वर्ट कर दिया है। रिसेंटली कौन से वैक्सीन को ट्राईवैलेंट से बाईवैलेंट में कन्वर्ट किया गया है, तो बच्चों आपका जवाब होता है पोलियो, क्योंकि इसमें पोलियो वायरस 2 तो खत्म हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है। और जब ये वायरस ही नहीं है तो आपके पास कितने स्ट्रेन रह गए, 2, पोलियो वायरस 1 और पोलियो वायरस 3। आपने क्या किया, इस पोलियो वायरस 1 को और पोलियो वायरस 3 को मार दिया, इसको मार दिया, हीट से मार दिया, हीट इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, और ये क्या कहलाता है, साग। तो सेम वही बात मैंने आपको समझाई कि जब आपने उसको मार दिया तो डिजीज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो, डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता वो, लेकिन आप ये समझिए कि उसकी डेड बॉडी जो है वो एंटीजेनिक सरफेस की साइट की तरह काम करेगी, और बॉडी में जाके किसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, जो उस व्यक्ति के शरीर में आ जाएगी। और जब उस व्यक्ति के शरीर में आ जाएगी तो बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन अगली बार वो इन्फेक्टिव एजेंट आता है तो उसकी बॉडी में, बिल्कुल सही अंकित, 2016 में डेट आपसे पूछ ली जाए तो आप बोलेंगे 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 9 मई 2016 तक जितनी ट्राईवैलेंट वैक्सीन थी उसको बाईवैलेंट वैक्सीन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये आपको याद रखना है कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2016 की डेट भी पूछ ले, उसको बोलते हैं नेशनल स्विच ऑन डेट, उसका नाम है नेशनल स्विच ऑन डेट। तो वो 2016 में 25 अप्रैल से स्टार्ट हुई और 9 मई 2016 तक सारी वैक्सीन को कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया किल्ड वैक्सीन के बारे में। तो पहला प्रकार मैंने आपको बता दिया किल्ड वैक्सीन। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन जो है वो आपको देखना है, वो कौन सा है आपका नेक्स्ट वैक्सीन। तो नेक्स्ट वैक्सीन आपका है वो है लाइव नॉन वायरुलेंट। गौर से देखना, नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट मतलब यहां पे ध्यान रखना, नॉन वायरुलेंट का मतलब जिसमें अब उतनी किलिंग पावर नहीं है। मैंने वायरुलेंट का मतलब क्या बताया था, किलिंग पावर, मारने की क्षमता, अब उसके अंदर मारने की क्षमता नहीं है, इसे बोलते हैं लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। अब जिंदा तो है
लेकिन जिंदा होने के बावजूद भी बीमारी पैदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, समझिए। पैथोजेंस आर डेलिबरेटली वीकंड, वीकंड का मतलब होता है कमजोर करना। पैथोजेंस को डेलिबरेटली आपने कमजोर बना दिया, आपने उसको वीक बना दिया कि ये बीमारी कॉज नहीं कर सकता, सीवियर इंफेक्शन कॉज नहीं कर सकता, लेकिन जब भी हम उसको बॉडी में डालेंगे तो जाके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप कर सकता है। गौर से पढ़ना, पैथोजेंस को आपने वीक बनाया जिससे वो सीवियर इंफेक्शन ना कर सके। ये लाइन याद रखना, सीवियर इंफेक्शन, इसका मतलब लाइव वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको बताऊंगा, आपको पैथोजेंस आर रिपीटेडली पास्ड ओवर द कल्चर मीडिया टू वीकन द पैथोजेनिसिटी। इस लाइन को समझा रहा हूं, उसके बाद वापस इस स्लाइड पे आऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा आप उसको वीक कैसे करोगे, आप उसको कमजोर कैसे करोगे। तो कमजोर करने के लिए कल्चर मीडिया है, मान लीजिए ये कल्चर मीडिया है, आप इस पे से पैथोजन को गुजारोगे। जब भी आप इस पे से पैथोजन को गुजारोगे तो यहां पर ये आपका पैथोजन था, और जब आपने इस कल्चर मीडिया पे से गुजारा तो यहां पे क्या बनेगी, इसकी संतान बनेगी, ऑफ स्प्रिंग बनेगी, इसकी नई ऑफ स्प्रिंग बनेगी, इसकी संतान बनेगी। यहां पे फिर जो संतान बनी, डेफिनेटली इसकी तुलना में इसकी वायलेंस कम होगी। भाई नया नया बनाया ना, अभी उससे बनाए आपने, फिर इसको इसके ऊपर से गुजारा, फिर इसके ऊपर से गुजारा, फिर इसके ऊपर से गुजारा, आप बार बार इसके ऊपर से गुजारते रहेंगे तो जो नई नई पीढ़ियां बनती रहेंगी, जो नए नए पैथोजेंस बनते रहेंगे, उनकी जो पैथोजेनिसिटी है वो धीरे धीरे घटती रहेगी। और जब धीरे धीरे घटती रहेगी तो समझ लीजिए वो वैक्सीन किस में काम आएगा, आपका लाइव वैक्सीन में काम आएगा। तो मैंने लिखा है रिपीटेडली पास्ड ओवर कल्चर मीडिया, बार बार गुजारते हैं ओवर कल्चर मीडिया से, जिससे उसकी पैथोजेनिसिटी घट जाए और वो डिजीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये आपको समझना है, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगला जो वैक्सीन है, तीसरा वैक्सीन, थर्ड वैक्सीन। यहां पर मैंने इसको पूरा येलो में शो किया है क्योंकि ये वैक्सीन थोड़े से अलग टाइप के हैं। इन्हें बोलते हैं टॉक्सॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों, टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड क्या होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, कुछ बैक्टीरिया, ये भी आपको मैं क्लास जब आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो नॉर्मली एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बट मैक्सिमम एक्सोटॉक्सिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव से निकाले जाते हैं, और मैक्सिमम जो एंडोटॉक्सिन है वो ग्राम नेगेटिव से निकाले जाते हैं। ये जो एक्सोटॉक्सिन निकलता है, यदि मैं इस टॉक्सिन को लेकर कोई भी बैक्टीरिया, जैसे मैंने कहा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये एक टॉक्सिन निकालता है टेटेनोस्पाज्मिन। क्या निकालता है, टेटेनोस्पाज्मिन। टेटेनोस्पाज्मिन इस पूरी दुनिया का दूसरा डेडली वो है, टॉक्सिन है। सेकंड मोस्ट डेडली टॉक्सिन इज टेटेनोस्पाज्मिन। पहला होता है बोटुलिनम। कौन सा होता है, बोटुलिनम। तो यहां पर समझिए टेटेनोस्पाज्मिन जो पर्टिकुलर इसका टॉक्सिन है, इसको आपने लिया और इसको लेके आपने क्या किया, डिटॉक्सिफाई किया। इसको डिटॉक्सिफाई किया मतलब इसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर दिया, और जब आपने इसको डिटॉक्सिफाई किया, अब ये क्या बन गया, आपका टॉक्सिन। और इसको आप यदि बॉडी में डालेंगे तो बॉडी क्या करेगी, इम्यूनिटी पैदा करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया आर डिटॉक्सिफाइड। जो टॉक्सिन बैक्टीरिया, मैंने एग्जांपल दिया ना टिटनस का, डिप्थीरिया का, ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन बनाते हैं एक्सोटॉक्सिन। ये एक्सोटॉक्सिन को आपने क्या किया, डिटॉक्सिफाई किया, और डिटॉक्सिफाई करके आपने इनको हार्मलेस बना दिया, मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और आपने जब इनको बॉडी में डाल दिया, जैसे डिप्थीरिया टॉक्सिन या टिटनस टॉक्सॉइड, ये जब आप बॉडी में डालोगे तो बॉडी इनके लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। ये आपका तीसरे प्रकार का वैक्सीन हो गया। सर कोविड की वैक्सीन लाइव है बेटा, एक लाइव है और दूसरी आपकी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जो आगे डिस्कस कर रहा हूं, प्रोटीन वैक्सीन जो है आगे बता रहा हूं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक तो लाइव वैक्सीन है, एक किल्ड वैक्सीन है, और एक आपका प्रोटीन डेरिवेटिव वैक्सीन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये तीसरा वैक्सीन हो गया। पहला आपका हो गया लाइव, दूसरा हो गया आपका किल्ड, तीसरा हो गया आपका टॉक्सॉइड। अब आ जाओ आइसोलेटेड एंटीजन, जो आपने बात किया अभी कोविड का, उसका एग्जांपल दे रहा हूं। आइसोलेटेड एंटीजन, गौर से समझना, ये आपको नॉर्मली हर बुक में नहीं मिलेगा। ये चीजें जो मैं आपको सामने बता रहा हूं ये आपके बहुत काम की है, हर बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
समटाइम्स इंपॉर्टेंट एंटीजन्स आर सेपरेटेड। जब भी आप आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं तो एंटीजन देखते हैं ना, वहां पे आप देखते हैं सीटी, साइक्लिकल थ्रेशोल्ड, कितने साइकिल घुमाने पर वो पर्टिकुलर उसका रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहां पर हर जो पर्टिकुलर, ये कॉमनली किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है, इवन आपका जो कोविड वैक्सीन है उसका बता रहा हूं, समटाइम्स इंपॉर्टेंट एंटीजन, जो इंपॉर्टेंट एंटीजन है उनको अलग कर लेते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग कर दिए। इन दिस केस बाय ब्रेकिंग ऑफ अ पैथोजन स्ट्रक्चर, आपने जब उस एंटीजन को अलग किया या आपने उसकी जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर का जो पार्ट था उसको जब आपने अलग किया और आपने क्या बनाया, उसको आपने उससे ग्लाइकोप्रोटीन को बाहर निकाल लिया, तो निश्चित रूप से उसकी पैथोजेनिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मली यूज्ड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाई म्यूटेशन रेट रखते हैं, अपनी शेप साइज को तुरंत बदलते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपनी शेप साइज को जो तुरंत बदलते रहते हैं उनके लिए आप क्या यूज करते हैं, आइसोलेटेड एंटीजन। एग्जांपल दे रहा हूं, कोविड में, इन्फ्लुएंजा में हमने क्या किया, एंटीजन को सेपरेट किया, उससे हमने ग्लाइकोप्रोटीन को प्राप्त किया। अब उस ग्लाइकोप्रोटीन को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पैथोजन जो है वो अपनी शेप साइज को बदलते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये आपका कहलाता है आइसोलेटेड एंटीजन। पांचवा और लास्ट वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीजन। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के लिए यूज किया गया। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हेपेटाइटिस का टाइप है, इसमें क्या करते हैं, जेनेटिक कोड इज एक्सट्रैक्टेड। आपने उस हेपेटाइटिस बी के वायरस से जेनेटिक कोड निकाला और उस जेनेटिक कोड को निकालकर उस पर्टिकुलर एंटीजन को और उसके जीन को आपने इंसर्ट कर दिया हार्मलेस प्लाज्मिक वेक्टर, एक प्लाज्मिक स्ट्रक्चर बना दी और प्लाज्मिक स्ट्रक्चर में आपने उसके एंटीजन को यूज कर लिया और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां से आई, उस वायरस से आई। तो वायरस को आपने एक तरह से मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया, आपने एक तरह से उसने जो है वो क्या किया, उसने अपने उसको टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग पार्ट में रख दिया, तो उसकी पैथोजेनिटी कम हो गई। अब आपने इसको लाइगेज एंजाइम यूज करके इसके जीन को इस प्लाज्मिड कवर के साथ जोड़कर एक वैक्सीन तैयार कर लिया और यह वैक्सीन कहलाता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जिसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, आपको याद करना है कि जो लाइव वैक्सीन मैंने आपको बताए वो लाइव वैक्सीन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा बॉय लव्स द क्राइम। बॉय लव्स द क्राइम। बी का मतलब बीसीजी, ओ का मतलब ओपीवी, वाई का मतलब येलो फीवर, लव्स का मतलब लाइव वैक्सीन, ठीक है, दा का मतलब टाइफो ओरल, ये टाइफॉइड का वैक्सीन है, सी का मतलब चिकन पॉक्स, आर का मतलब रुबेला, आई का मतलब इन्फ्लुएंजा लाइव, इन्फ्लुएंजा का लाइव वैक्सीन भी आता है और उसका किल्ड भी आता है, एन का मतलब मीजल्स और मम्स, और ई का मतलब एपिडेमिक टाइफस। यहां पर मैंने जो आपको लिखे ये सारे की सारे इसके लाइव वैक्सीन है। सिंपल फंडा याद करो, बॉय लव्स द क्राइम, बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, टाइफो ओरल, चिकन पॉक्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड मम्स और एपिडेमिक टाइफस, और आजकल तो एन्सेफेलाइटिस, इसका भी ई है। ये सारी की सारी जो है वो ग्लाइकोपेप्टाइड यूज करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, कि तभी तो उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका टेम्परेचर बहुत नीचे होता है। ये सारी की सारी आपकी लाइव वैक्सीन है। मैं कोविड के ऊपर पूरी एक क्लास लूंगा और कोविड के ऊपर जब क्लास लूंगा तो आपको उसके वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये लाइव वैक्सीन थे। अब किल्ड वैक्सीन आ जाए तो आपको आंसर होगा परिचोरथी दिल्ली में, परिचोरथी दिल्ली में। पी का मतलब आईपीवी और पर्टुसिस, ये दोनों की दोनों क्या है, किल्ड वैक्सीन है। आई ए का मतलब हेपेटाइटिस ए, आर का मतलब रेबीज, आई का मतलब इन्फ्लुएंजा किल्ड। इन्फ्लुएंजा का मैंने आपको बताया लाइव भी होता है, उसका किल्ड भी होता है और उसका एंटीजन मटेरियल भी होता है। चोर का मतलब कॉलेरा, कॉलेरा का किल्ड वैक्सीन। थाई का मतलब टाइफिएम, ये टाइफॉइड का वैक्सीन है। और डेंगू का मतलब डीपीटी, ये सारे की सारे आपके किल्ड वैक्सीन है। दीज ऑल आर द किल्ड वैक्सीन।
ये सारे की सारे किल्ड वैक्सीन है। आपको ये सिर्फ फंडा याद करना है। इस क्लास को आगे पीछे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको याद करना है। सिर्फ मैंने आपको मिनोमिक बताया वो समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टॉक्सोइड में आपको बता दिया डिप्थीरिया टॉक्सोइड और टिटनस टॉक्सोइड। फटाफट देखिए, अभी तो 5 क्वेश्चन ही हुए, अभी तो और क्वेश्चन डिस्कस करने। द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुई पास्चर अगेंस्ट, फटाफट आंसर दीजिए। सब लोगों का आंसर सही आएगा। मेरे हिसाब से कोई बच्चा इसका आंसर गलत नहीं देगा क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुई पास्चर वाज अगेंस्ट, फटाफट बताइए। सर ऐसा फील हो रहा है कि आप फिर से कॉलेज में पढ़ा रहे हो। कोचिंग और कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, तभी तो स्टूडेंट्स लाइक करते हैं मैड गुरुज। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हाँ भरत, सी आंसर है बेटा, हैवी ड्रम्स सी। विकास ए, सोफिया सी, भरत कुमार सी। अब यहां पर जो बच्चों का जो आंसर है वो बट गया है कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन ही आधा पढ़ा है और जिसने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया उसने डेफिनेटली सही आंसर दिया है। अब यही तो होता है कि जब हम एग्जाम में होते हैं तो हमारे ऊपर एक फोबिया होता है, एक डर होता है, पता नहीं कैसा एग्जाम होगा, कैसा होगा, कुछ स्ट्रेस होता है। जो लोग ए आंसर कर रहे हैं कृपया वो क्वेश्चन मेरे कहने से दोबारा पढ़ें। दिव्या दोबारा क्वेश्चन पढ़ो पूरा, उसके बाद आंसर दो। मोनिका आप भी बेटा पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। मोनिका कुमावत, दिव्या दोबारा पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। मैं 100% एश्योर हूं कि आपका आंसर बदल जाएगा। रोशनी सी, राकेश ए, राकेश बेटा आप भी दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो पूरा। मोनू शर्मा क्वेश्चन पूरा पढ़ो बेटा। मैं बार बार एक सेंटेंस बोल रहा हूं, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और जैसे ही क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे आपका आंसर बदल जाएगा। जो ए दे रहे हैं, दिव्या का तो बदल गया है, सी आ गया है। अब देखना जो बाकी मोनू है, राकेश है, उनके आंसर बदलेंगे। मैंने आपको यहां पर तो लिखा फर्स्ट वैक्सीन और फर्स्ट वैक्सीन बोलते ही दिमाग में आ गया स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। अरे कितना प्रश्न इजी आ गया, मजा आ गया। ये तो रटा हुआ है। पहला वैक्सीन किसने बनाया? जिसका वैक्सीन बना किसका बना? स्मॉल पॉक्स का बना, बिना देखे। बट आगे क्या लिख दिया उसने? लुई पास्चर। उसने कह दिया लुई पास्चर ने कौन सा वैक्सीन बनाया। और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया वो आंसर क्या देगा? रेबीज। क्या आंसर देगा? रेबीज। यही बात होती है बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम पेपर में कोई आपके पास नहीं आएगा। ना तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ना आपके टीचर्स हो सकते हैं, ना आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिर्फ उन लोगों की दुआएं हो सकती हैं। लेकिन जो माइंड काम करेगा, जो आईक्यू काम करेगा, रेणु सी, दृष्टि सी, देव राठौड़ रेबीज, वेरी गुड, जाहिदा सी, एग्जैक्टली पवन सी। अब मेरी बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर देने में जल्दबाजी की उन्होंने सिर्फ इतना पढ़ा पहला वैक्सीन, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि वो किसके लिए पूछा जा रहा है। तो यहां पर शिखा ने लिखा है कि पॉक्स वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। बिल्कुल सही, जबकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था? लुई पास्चर। ऐसे क्वेश्चन बीच में डालने से ही होता है कि आप लोग कंसंट्रेट हो जाते हैं इस टॉपिक पे। नाउ पैसिव इम्यूनाइजेशन, आप में से बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं, भाग इसलिए रहे कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो उनको वहां से ज्ञान लेने दो। जो इस टॉपिक को पूरा करना चाहता है वो यहां पर कनेक्टेड रहे और बाकी जिन लोगों को जाना है उनको जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग, मैंने कहा ना जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतने डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। मेन मोटो टारगेट हमारा यही है। पैसिव इम्यूनाइजेशन इंक्लूड, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टली। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? एंटीबॉडीज को डायरेक्टली बॉडी में डाल देना। ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्रॉस करके मैटरनल एंटीबॉडीज का बच्चे में जाना। प्लाज्मा डोनेशन टू ए कोविड पेशेंट फ्रॉम ए रिकवर्ड पेशेंट, रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा लेकर एक पेशेंट की बॉडी में डाल देना, जो आजकल बहुत चल रहा है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द अबोव। अब मुझे फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। देखिए यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो गए। हैवी का आंसर पहले आया डी। अब फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, अभी तो हमें 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। दिव्या डी, बेबी डी। यहां पर हम बात करेंगे, अब आपके पास एक नया वर्ड आ गया है पैसिव इम्यूनाइजेशन।
एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। जब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ते हैं तो दो चीजें पढ़ते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पैसिव इम्यूनिटी के लिए, और अब मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आ रहा है। प्रवीण, आपने बेटा आंसर ए दिया है। गगन, थैंक यू बेटा। राम कुमार, गुड इवनिंग बेटा। चलिए फटाफट देखिए, आ जाइए यहाँ पे। मैंने आपसे कहा कि पैसिव इम्यूनाइजेशन, डेफिनेटली आपका आंसर सही है। आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑल ऑफ द अबोव। समझ लीजिए, जहां पर भी पैसिव वैक्सीन का या पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात आ जाए, इसका मतलब वो आपसे दो बातें पूछना चाहता है। पहली बात तो ये कि क्या एंटीबॉडी पेशेंट ने डेवलप की? आप कहेंगे नहीं, उसको बनी बनाई मिली। यहां पर जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो एग्जांपल आपका होता है हलवे का। आपको कोई दूसरा बना के हलवा खिला रहा है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। आप खुद बना के खा रहे हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। बताइए लॉन्ग लास्टिंग कौन सा होगा? एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? मेहनत से कमाया हुआ पैसा लंबा चलेगा या चोरी से या लॉटरी से आया पैसा लंबा चलेगा? तो आपका जवाब होगा मेहनत से कमाया हुआ। इसलिए लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी कौन सी होती है बच्चों? एक्टिव। ये शॉर्ट लास्टिंग होती है। अब शॉर्ट लास्टिंग पैसिव इम्यूनिटी को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला बांटा गया है नेचुरल और दूसरा बांटा गया है आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, जहां पर आपका रोल नहीं है, प्रकृति अपना रोल प्ले कर रही है, नेचर अपना रोल प्ले कर रही है, नेचर अपना काम कर रही है और सीधी उसको वैक्सीन इम्यूनिटी मिल रही है, वो तो कहलाएगा नेचुरल। लेकिन जहां पर आप दे रहे हैं, मनुष्य का रोल है, आप बॉडी में डाल रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है, तो वो कहलाएगी आर्टिफिशियल। मां अपने बच्चे को एंटीबॉडीज देती है, मां अपने बच्चे को कोलेस्ट्रॉल दूध पिलाती है, मां के थ्रू उसकी बॉडी से प्लेसेंटा क्रॉस करके वो एंटीबॉडीज, वो इम्यूनिटी बच्चे के पास जाता है। इसमें नेचर का कंट्रीब्यूशन है, किसी इंसान का कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेचर ने ऐसा बनाया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेचुरल। लेकिन है तो ये भी पैसिव। और यदि आप बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल दें, एंटीसीरा डाल दें, या फिर मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में एग्जांपल दिया प्लाज्मा थेरेपी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स डाल दें, इम्यूनोग्लोबुलिन्स डाल दें, प्लाज्मा थेरेपी डाल दें, रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल दें, या बाहर से डाल रहे हैं, इसलिए क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल। तो यहां पर याद रखना है कि नेचुरल और ये आर्टिफिशियल, ये दोनों किसके एग्जांपल है? पैसिव इम्यूनाइजेशन के। अब मेरा जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको आंसर तो दे दिया, लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि बताइए इसमें से कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो समझ लीजिए, ये तो आपका क्या हो गया बच्चों? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या हो गया? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये जो मदर से एंटीबॉडी जा रही है, ये हो गया आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या हो गया बच्चों? नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन। और यहां पर आपने एक रिकवर्ड पेशेंट से कहा कि भैया आपकी बॉडी का प्लाज्मा दे दीजिए जो उस पेशेंट को हम दे सके, तो आपका तुरंत होगा कि ये भी आपका क्या हो गया? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहां पर क्वेश्चन पूछा है सोनू ने, और किसी डिजीज में रेडीमेड, हाँ बनी बनाया देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना इम्यूनोग्लोबुलिन, आप टेटनस में इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं बिल्कुल। उसके अलावा आप जो टिटनस के अलावा आप है ना जो रेबीज में देते हैं आईजी, ठीक है, चिकन पॉक्स में देते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें एग्जांपल है, लेकिन बना बनाया दे रहे हैं, इसका मतलब पैसिव। आप दे रहे हैं तो आर्टिफिशियल, और उसको मिल रहा है नेचर से तो वो नेचुरल। लेकिन एग्जांपल किसका है? तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। Which of the following statement is true regarding vaccination? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैक्सीनेशन के लिए सत्य है? Which statement is true regarding vaccination? इनमें से सर वन क्वेश्चन, प्लाज्मा थेरेपी विड्रॉल कर दिया है, ये राइट इंफॉर्मेशन है क्या अकॉर्डिंग आईसीएमआर? नहीं बेटा,
ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक प्लाज्मा थेरेपी कोई बैन नहीं किया है। हाँ, उसमें यह जरूर कहा गया है कि जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया उस टाइम पीरियड में चेंजेस किए हैं, लेकिन प्लाज्मा आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से भी कंटिन्यूसली डिमांड आ रही है कि कोई रिकवर्ड है तो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो उसका प्लाज्मा चाहिए। तो यदि ऐसा होता तो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स को बैन कर चुके होते, तो अभी तक ऐसा कोई बैन नहीं है। ठीक है, फटाफट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सत्य कौन सा है, सच कौन सा है, सत्य कौन सा है? पहला, वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मेथड है। फटाफट आंसर दीजिए, सही है कि गलत है? सही है गलत है? आप कहेंगे सही है। वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। अरे गलत है, हम जब एक्टिव, सी आंसर दे रहे हैं। लक्ष्मी, नितिन ए, रश्मि सी। अरे क्या पढ़ रहे हो भाई? भरत कुमार सी, कहां आंसर दे रहे हो? इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। आप क्यों कंफ्यूज होते हो? क्वेश्चन को अभी भी लगातार दिए जा रहे हैं। सोफिया, राजीव, हैवी, राकेश, ममता, प्लीज क्वेश्चन को पढ़िए, उसके आंसर्स को पढ़िए। किसी चीज में थोड़ा सा सब्र रख के पढ़िए। क्यों गलती करने जा रहे हैं आप समझिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पैसिव। क्या वैक्सीनेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है क्या? वैक्सीनेशन, ए को लॉक करो। मनीष कुमार ए, अब आंसर बदलना स्टार्ट हुए। शिखा ए, पिंकी बी, सुरेश डी। यहां पर देखिए, ध्यान रखना, जब भी आपसे बात की जाए थोड़ा सा सब्र करें। मैंने कहा कि आपने पढ़ा पैसिव, अब मैं बात कर रहा हूं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी दो प्रकार से होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ध्यान रखना, फंडा वही है, जो नेचर से मिलता है वो नेचुरल होता है, और जो आर्टिफिशियल तरीके से मिलता है वो आर्टिफिशियल होता है। आपको किसी प्रकार का, किसी बच्चे को चिकन पॉक्स का इंफेक्शन हुआ और चिकन पॉक्स का इंफेक्शन होके बच्चा रिकवर कर गया, तो इसकी बॉडी में क्या बन गई? एंटीबॉडीज। क्या आपने बच्चे को इंफेक्शन जानबूझ के दिया था क्या? नहीं। उसको कहां से मिला? नेचर से मिला, और बॉडी ने उसके लिए क्या बना ली? एंटीबॉडीज। इस बच्चे को लाइफ में दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा, चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सेकंड अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स इज, चिकन पॉक्स की सेकंड अटैक रेट क्या होती है? तो बच्चों आपका जवाब होगा 0% होती है। सॉरी, यही राइट है। कोई बात नहीं ममता, अभी समझ लीजिए, मैंने कहा एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव की बात कर चुके हैं। मां से मिलती है तो नेचुरल पैसिव है, और बाय द वे आपने उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज दी है तो वो आर्टिफिशियल पैसिव है। अब मैं एक्टिव की बात कर रहा हूं। यहां पर बॉडी काम कर रही है, एंटीबॉडीज बॉडी डेवलप कर रही है। आप एंटीबॉडीज नहीं दे रहे हो, आप तो पैथोजन दे रहे हो। यदि पैथोजन अपने आप उसको मिला एनवायरमेंट से तो नेचुरल है, और आपने जानबूझ के दिया तो आर्टिफिशियल है। अब जैसे उसकी बॉडी में चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर आया, तो बॉडी क्या हुआ? उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगी और व्यक्ति क्या हो जाएगा? रिकवर। लेकिन ये एंटीबॉडीज खत्म नहीं होंगी, ये एंटीबॉडीज शरीर में बनी रहेंगी। अब लाइफ में दोबारा चिकन पॉक्स का इंफेक्शन कभी आएगा तो उसकी बॉडी को इंफेक्शन नहीं होगा। ये कहलाती है सेकंड अटैक रेट 0%। क्या कहलाती है? सेकंड अटैक रेट 0%, दोबारा नहीं हो सकता। अब आ जाइए, लेकिन मैं जानबूझकर मैं बाहर से यदि उसको रेडीमेड कोई भी, मतलब मैं सॉरी रेडीमेड नहीं, मैं कोई भी वैक्सीन या कोई भी पैथोजन, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो किल्ड हो, चाहे वो टॉक्सॉइड हो, मैं बाहर से जानबूझ के डाल रहा हूं, मैं पैथोजन बाहर से जानबूझ के दे रहा हूं, तो ये आपका कहलाएगा आर्टिफिशियल। क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल। ये भी बॉडी में जाके क्या डेवलप करेगा बच्चों? एंटीबॉडी। ये भी बॉडी में जाके एंटीबॉडी डेवलप करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जानबूझ के बाहर से वैक्सीन लगाया, बदले में बॉडी ने काम किया, आपने एंटीबॉडी नहीं दी थी। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, उसने एंटीबॉडी नहीं दी थी, उसने तो क्या दिया था? उसने तो एंटीजन दिया था। और यहां पर जो है
वो एग्जैक्टली क्या हुआ कि बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाई और ये एंटीबॉडी अब लंबे समय तक काम करेगी। तो यहां पर ध्यान रखिए कि जब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहां पर वैक्सीन से रिलेटेड संबंध क्या है, तो पैसिव वर्ड जहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब वो तो गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन केवल क्या बचा, तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा एक्टिव इम्यूनाइजेशन। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो। वैक्सीनेशन इज द एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, बिल्कुल सही लिखा सोनू। पीके, आई एम मेडिकल स्टूडेंट बट व्हाट टू वॉच। डेफिनेटली बेटा आप लोगों को हर्पी जोस्टर हो सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो ठीक है, जब इसने बेबी ने बोला है तो हम बता देते हैं। हर्पी जोस्टर इज नॉट चिकन पॉक्स। हर्पीज जोस्टर चिकन पॉक्स नहीं है बेबी, इट इज द लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स का लेट कॉम्प्लिकेशन है। समझ लीजिए इसमें क्या होता है, क्योंकि इसने क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब दे रहा हूं और उसके बाद मुझे लगेगा कि इसका जवाब आएगा। समझ में आ गया। चिकन पॉक्स एक बार बॉडी में हुआ और होने के बाद वेरिसेला जोस्टर बॉडी में जाके एक न्यूरॉन एंडिंग में जाके, नर्व एंडिंग में जाके प्रिजर्व हो गया। कहां जाके प्रिजर्व हो गया? न्यूरॉन्स में जाके। न्यूरॉन्स में जाके वो प्रिजर्व हो गया और यहां पर जो है वेरिसेला जोस्टर मौजूद है। लेकिन चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होगा। हाँ, यदि किसी वजह से उसकी इम्यूनिटी घटती है, उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाए, जैसे वो कीमोथेरेपी ले रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन ले रहा है, किसी प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, किसी प्रकार का कैंसर या कोई सीरियस उसको डिजीज हो गई है, तो जैसे ही इम्यूनिटी घटेगी ये वापस रीएक्टिवेट होगा। लेकिन रीएक्टिवेट होकर ये किसके रूप में सामने आएगा? तो आपका जवाब होगा शिंगल्स। किसके रूप में सामने आएगा? शिंगल्स के रूप में। तो इट इज नॉट चिकन पॉक्स, इट इज द शिंगल्स which is the late complication of the chicken pox। चिकन पॉक्स दोबारा नहीं हो सकता, चिकन पॉक्स कभी दोबारा नहीं हो सकता। और नॉर्मली चिकन पॉक्स तभी है, शिंगल्स भी तभी होता है जब किसी वजह से हमारी इम्यूनिटी घटती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि चिकन पॉक्स दोबारा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मीजल्स दोबारा नहीं हो सकता। मीजल्स एक बार हो गया तो लाइफ में दोबारा नहीं होगा। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ शिंगल्स, सिग्नल्स नहीं, शिंगल्स। ठीक है, तो यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बीमारी एक बार लाइफ में हो चुकी वो दोबारा नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, तो देखिए और आप सभी लोग कंसंट्रेट कीजिए। एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाय, फटाफट आंसर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और जैसे इसका आंसर देंगे तो हमारे पास थोड़ा समय और बचेगा और हो सकता है एक क्वेश्चन और सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन ये है, एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाय। एक्टिव इम्यूनिटी किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए नेचुरल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी टॉक्सॉइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट आंसर देंगे तो हम इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। I have suffered 2 times, one time in the childhood and other than when in the 10th, but very mild form। Actually पीके रेयर केसेस या मैं कहूं एक्सेप्शन हो सकते हैं, बाकी जब भी आपका एग्जाम पूछेगा कि व्हाट इज द सेकंड अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स, तो बच्चों आपको 0% लिख के आना है, आपको लिखना है 0%। अब देखिए आप सभी लोगों का आंसर राइट आ गया है, लेकिन करण ने जो है वो ए आंसर दिया है। करण प्लीज क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। मनीष ने भी सही कर दिया है, मनीष ने भी डी आंसर पे चला गया है। आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए आप सभी लोगों का डी आंसर आ रहा है। राजीव डी, रचना बिल्कुल डी, भूपेंद्र डी, पवन डी, सोफिया सुल्तान डी, बिल्कुल। बेबी ए पे कैसे जा रहे हो आप गौर से पढ़िए क्वेश्चन को बेटा। एक्टिव इम्यूनिटी किसके द्वारा दी जाती है? मैंने अभी आपको समझाया कि एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, वो तो आपकी क्या कहलाएगी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी बच्चों? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीन से जो मिलेगी वो कहलाएगी आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये कौन सी इम्यूनिटी होगी? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जब मैं टॉक्सॉइड की बात करूंगा तो भी ये क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां पर जो तीनों प्रकार की मैंने आपको लिखी है वो तीनों में एक चीज तो कॉमन है कि तीनों क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है। और आपका क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है? एक्टिव इम्यूनिटी। हाँ, उसने बाय द वे आपसे नेचुरल पूछ लिया होता,
हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेबी, आपका आंसर सही हो गया। यहां पर मैंने कहा कि यदि उसने ये पूछ लिया होता कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो आपका आंसर क्या होता? तो डेफिनेटली मुकेश का आंसर भी सही होता। यहां पर बाकी जिन्होंने ए आंसर दिया वो आंसर भी सही होता। तो एग्जैक्टली आपका ये आज का अंतिम प्रश्न, एक्टिव लॉन्ग टाइम तक इम्यूनिटी होती है क्या? बिल्कुल होती है, लेकिन हर वैक्सीन का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे बीसीजी की बात करोगे तो 15 से 20 साल, न्यूमोकोकल की बात करोगे तो 5 साल, टाइफाइड की बात करोगे तो 3 साल, लेकिन मैं स्वाइन फ्लू की बात करूं आपसे तो आपका आंसर होगा 6 से 12 महीने। तो हर वैक्सीन का अलग अलग पीरियड होता है। मीजल्स का लाइफ टाइम, मीजल्स का वैक्सीन लगा दिया, चिकन पॉक्स का दे दिया तो लाइफ टाइम है। लास्ट आज का क्वेश्चन, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, बता चुका हूं, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज इज, इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो सबसे पहली वैक्सीन बनी रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन जिसको परमिशन दी गई इंसान के लिए? फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी लोग फटाफट इसका जवाब देंगे। हाँ जी, फटाफट आंसर। हाँ ज्योति बेटा, पहले थैंक्स के बाद में पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर देके आप थैंक्स बोलिए। निश्चित रूप से आपने ये क्लास पहली बार ली, आपने लिखा है कि सर क्लास बहुत अच्छा है, पता नहीं बच्चों को ऐसा क्यों करते हैं क्लास के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस बात से कोई मतलब, ये चीज हमारे लिए जब परेशान नहीं करती है तो आप लोगों को परेशान नहीं करनी चाहिए। आप लोग तो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, मेरा मोटिव ये है कि जितने क्वेश्चन मैंने किए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, आपके सबने सही कर दिए तो मेहनत सफल हो गई। देखिए जैसे अभी मैंने जो पढ़ाया था उसका रेस्पॉन्स मेरे सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज मैं आपको यहां बता देता हूं उसका रेस्पॉन्स सामने नजर आना स्टार्ट कर देता है। मैंने आपको बताया था, जब टाइप्स ऑफ वैक्सीन बताए थे तो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो थी वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन थी, जो कि डीएनए वैक्सीन है। ये कौन सी वैक्सीन है बच्चों? डीएनए वैक्सीन। ये आप लोगों को भी पता है कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये पांचों प्रकार के जो हेपेटाइटिस होते हैं इनमें केवल एक ऐसा हेपेटाइटिस है जो डीएनए वायरस है। इसको ब्लूमबर्ग ने बताया था। किसने बताया था इसके बारे में? मिस्टर ब्लूमबर्ग ने। बाकी जितनी भी आपके वैक्सीन है हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे आरएनए वायरस, केवल ये डीएनए वायरस है। ये डीएनए वायरस है, इसमें जो डेंस पार्टिकल होता है वो बीमारी पैदा करता है, डेंस पार्टिकल। हेपेटाइटिस पढ़ाएंगे डिटेल में तब आपको बताएंगे। तो यहां पर जो है एमपीसीएचओ का सिलेबस वाइज पढ़ाएंगे, जो बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका जवाब हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता कि इनमें से कौन सा डीएनए वैक्सीन है, तो ध्यान रखिए हिब वैक्सीन तो बैक्टीरियल है, ये मतलब बैक्टीरिया का इंफेक्शन है। वार वैक्सीन का मतलब है वेरिसेला। वेरिसेला भी एक डीएनए वायरस होता है, लेकिन इसका वैक्सीन डीएनए वैक्सीन नहीं कहलाता है। और डीपीटी वैक्सीन आपका कंबाइंड वैक्सीन है, इसमें दो तो आपके टॉक्सॉइड है और एक आपका टिल्ड वैक्सीन है। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का, वो आपका आंसर आएगा ए। तो आज की जो क्लास रही निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप लोग प्लीज कंसंट्रेट रहें, जितने भी बातें होती है उस पर ध्यान ना दें। मेरा मोटिव सिर्फ ये होता है कि जो बच्चा इस मेरे प्लेटफॉर्म पे सामने पढ़ रहा है उसको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, इसलिए आप सब लोग जुड़े रहें। रोजाना 6 बजे हम लाइव क्लास रखते हैं, 6 to 7:30, 1.5 घंटे का लाइव सेशन होता है। इसमें आपके डिफरेंट, अभी रिसेंटली कुछ समय से महेंद्र सर नहीं आ पा रहे ड्यू टू द एनी प्रॉब्लम, बाकी दिनेश सर आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं, और भी टीचर्स जो हमारे हैं वो आपके सामने आएंगे। इसलिए आप सब लोग कनेक्टेड रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। अपनी जो भी इंफॉर्मेशन से जितना आपको नॉलेज है वो अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को दें, इससे जल्द से जल्द बीमारी से बाहर निकल सके और आप हम लोग सामने मिल सके। इसलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। ढेर सारा दुआ आशीर्वाद आप लोगों के लिए। धन्यवाद।